अब देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो जीएस पेपर 2 से रिलेटेड, इसमें चीज़ें बदलेगी, हर चीज़ बदलेगी, ठीक है। जीएस पेपर 1 की जहां हम बात कर रहे थे, हिस्ट्री की जहां हम बात कर रहे थे, वहां हमने क्या किया, कहां तक का पढ़ने का डिसाइड किया, 1947 तक का। कुछ चेंज होगा क्या? 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे, आज भी 15 अगस्त ही कहेंगे? ऐसा तो नहीं है कि आगे जाके बोलेंगे नहीं नहीं 14 अगस्त को ही हो गए थे, नहीं, वो स्टैटिक है। हिस्ट्री विल रिमेन एज इट इज़, बट हियर इन दिस पेपर 2 it is entirely dynamic, it is entirely dynamic, ठीक है। पल पल चेंज होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कल एक नया कोलिशन बना, इंडिया, INDIA, है ना, कल हम बात कर रहे थे करंट अफेयर्स में उसकी, ठीक है। वो सरवाइव करेगा या नहीं करेगा? अगर वो सरवाइव कर गया, एनडीए को हटा दिया, तो फिर चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। पॉलिसीज़ गवर्नमेंट चेंज कर रही है, इम्प्रूव कर रही है। जैसे 2018 में नोटबंदी की थी, डिमोनेटाइजेशन किया था, अब फिर कर रहे हैं। पिछली बार से सबक लेकर अब क्या किया, 2000 के नोट बंद हो रहे हैं ना, पिछली बार क्या किया था मोदी जी ने, सीधे शाम में 8 बजे लाइव टीवी पे आए और बोले बंद। अब क्या किया, समझा कितनी परेशानी हुई थी उस टाइम पे, ठीक है। तो अब क्या डिसाइड किया कि 4 महीने का टाइम दे देते हैं लोगों को अपने नोट बदलवाने का। तो ये क्या है, ये डायनामिज़म है कि एज़ पर द नीड्स एंड सिचुएशन द पॉलिसी विल गेट चेंज। समय की मांग के अनुसार जो भी नीतियाँ होगी उसमें परिवर्तन किया जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे परिवर्तन होता जाएगा वैसे वैसे आपकी परेशानियां बढ़ते जाएगी, राइट। क्यों? क्योंकि पिछला भी पढ़ना है कि था क्या और अब हुआ क्या, वो भी पढ़ना है, ठीक है। तो इस पेपर को पढ़ने के लिए, इस पेपर पे कमांड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स मीन्स आपका न्यूज़पेपर, आपकी मैगजीन मंथली, ठीक है। सो समझ लेना बेटा, जीएस पेपर 2 पे कमांड करनी है तो अपना न्यूज़पेपर मत छोड़ना। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर वाले सेशन में विल डिस्कस दैट, राइट। सो ये चीज़, अब चलते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई जीएस पेपर 2 पूरा है क्या, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी एक एक पॉइंट्स पे, ठीक है। फर्स्ट थिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। हिंदी में भी बता दिया जाए, है ना। भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, ठीक है। तो मैं शायद कल भी इस बात का जिक्र किया था, ठीक है, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ है, ठीक है। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स मींस जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, तो वहाँ पर आप शुरू करोगे 1773 से, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, फिर पिट्स इंडिया एक्ट, फिर चार्टर एक्ट, ठीक है, फिर आ जाओगे, मैं पूरा डिटेल में तो अभी बताऊंगा नहीं, फिर आ जाओगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पे, ठीक है। फिर वहाँ से एक नई सीरीज़ चालू होगी, इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, 1861, 1892, 1909, फिर वापस आ जाओगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935, 1947, ठीक है। सो फिर आप देखोगे जब ये पढ़ोगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने बनाया, ठीक है, उसमें बहुत सारी बातें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ले ली है। मतलब क्या हुआ, एक लंबे समय से प्रोसेस चली आ रही थी, हिस्टोरिकल प्रोसेस चली आ रही थी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की, वो फाइनली कंप्लीट कब हुई? 1949 को,
हाँ, वही बता रहा हूँ कि किस प्रकार हमारा जो संविधान है वो ऐतिहासिक रूप से विकसित हुआ है। 1773 से लेके 1949 तक किस तरीके से भारतीय संविधान अस्तित्व में आया, ये हुआ ऐतिहासिक आधार। ठीक है, फिर विकास। ठीक है, तो आधार क्या था? कल हमने स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा। ठीक है, वही चीज़, वही गांधी के सिद्धांत, वही नेहरू के आदर्श हमने संविधान में शामिल किए। तो वो ऐतिहासिक आधार है, वो विकास का क्रम है हमारे संविधान का कि किस तरीके से भारत का संविधान इवॉल्व हुआ है। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है उसमें? विशेषताएं। तो हमारे संविधान की विशेषताएं आपको पता है? एक आध विशेषता। वेरी गुड। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। ठीक है, इतना बड़ा है कि तुम्हें 80 घंटे लग जाएंगे कम से कम समझने में। ठीक है, वो भी सिर्फ काम की चीज़ें पढ़ाई जाएगी तब। ठीक है, कितने आर्टिकल्स है? 395 या 470 के आसपास, 470 के आसपास है ना। जब हमने शुरू किया था बेटा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1950 में, तब हमारे पास थे नंबर ऑफ आर्टिकल्स 395 1950 में। आज की डेट में समथिंग अराउंड 470 है। ठीक है, और बढ़ाते जा रहे हैं हम, कम नहीं कर रहे। राइट, सो विकास, विशेषताएं। ठीक है, फिर संशोधन। अब मैंने कहा ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ तब कितने थे? 395। आज कितने हैं? 470 अराउंड। मतलब हमने संशोधन किया है। संशोधन पॉलिटी की लैंग्वेज में अमेंडमेंट। ठीक है, व्हेनेवर वी चेंज एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इट इज़ डन थ्रू अमेंडमेंट। ठीक है, तो कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं? कितने हो? 104 हो चुके, 5 हम करने वाले हैं। ठीक है, तो सारे तो नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो हम डिस्कस करेंगे क्लास में इन डिटेल। ठीक है, तो किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है, पहले तो किस तरीके से बना है अप टू 1949, फिर 1950 से बाय वेरियस अमेंडमेंट्स हाउ इट गॉट इवॉल्व्ड। ठीक है, इवॉल्व अभी भी हुआ है और आगे हो रहा है इवॉल्व। समय के साथ हम चीज़ें चेंज करते जा रहे हैं ना, वो क्या है? इवोल्यूशन ही, और बेहतर बना रहे। ख़राब तो नहीं कर रहे ना, कॉन्स्टिट्यूशन को ख़राब कर रहे क्या हम? इवॉल्व ही कर रहे, और बेहतर बना रहे हैं, और उसका विकास हो रहा है। राइट, सो वो चीज़ें हमें देखनी है। इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। अब मैंने अभी बोला जस्ट, हम ख़राब नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि एक बेसिक स्ट्रक्चर नाम की चीज़ है। राइट, और वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेस ये है। ठीक है, आधारभूत संरचना है, इस पे पूरा संविधान टिका है, बेसिक स्ट्रक्चर। इसे चेंज नहीं करोगे, इसके अलावा तुम्हें जो चेंज करना है कर लो, बट जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है, आधार है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रहेगी, उसके आगे ऐड ऑन होते जाएगा। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट योर फर्स्ट टॉपिक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, अमेंडमेंट्स क्या हुआ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, कौन कौन से सैलिएंट फीचर्स है। ठीक है, अगला टॉपिक नंबर 2, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स। ठीक है, अब भारत में सेंटर में भी गवर्नमेंट है, स्टेट में भी गवर्नमेंट है, तो दोनों के काम क्या क्या है, ठीक है, ये देखना है। उसके साथ आगे और भी लिखी चीज़ें हैं, इश्यूज़ एंड चैलेंजेस। ठीक है, इश्यूज़ एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है, संघीय ढांचे से संबंधित विषय और चुनौतियाँ। ठीक है, सो इससे एक चीज़ क्या समझ में आ गई, भारत का संविधान किस तरह का संविधान है? संघीय संविधान है। ठीक है, ऐसा
सिलेबस में लिखा है, ठीक है या नहीं है ये बाद में चर्चा करें, ठीक है। बट संघीय ढांचे में जो जो मुद्दे आएंगे, संघीय ढांचा क्या होता है, किसी को पता है? व्हाट इज़ फेडरल स्ट्रक्चर? संघीय ढांचा, फेडरल कैरेक्टर वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो। मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट मीन्स इधर सेंटर ना हो या स्टेट ना हो, सेंटर भी हो स्टेट भी हो, ठीक है। और इंडिया का तो और थोड़ा यूनिक है, लोकल भी है। सो वी आर हैविंग 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट। ये और इन जब 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट है, 3 स्तर है सरकार के, ठीक है, तो इनके बीच समन्वय की भी ज़रूरत पड़ेगी, कोऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इन दोनों के बीच या इन तीनों के बीच आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, कुछ इश्यूज़ डेवलप होंगे, ठीक है, और उस इश्यूज़ को किस तरीके से रिजॉल्व करना है वो मैकेनिज़्म भी डेवलप किए जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल नीति आयोग के बारे में सुना है? क्या है बेटा? थिंक टैंक है, प्लानिंग कमीशन मत बोलना, मोदी जी नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है। वो हटा दिया प्लानिंग कमीशन और फिर तुम अभी फिर प्लानिंग कमीशन बोल रहे हो, ठीक है। नीति आयोग भारत के लिए योजना बनाने का एक थिंक टैंक है, ठीक है। अब कैसा लगेगा अगर सारी योजनाएं केंद्र बना के राज्यों से बोलेगा इम्प्लीमेंट करो अब बस, तो वो सरकार रहेगी क्या? राज्य सरकार, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। बट हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों है, ठीक है। तो उस फेडरल स्ट्रक्चर को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने क्या किया, एक नीति आयोग बना दिया कि अब जो भी योजनाएं बनेगी उसमें केंद्र और राज्य दोनों मिल के बनाएंगे। तो अब अगर आप नीति आयोग का कंपोजिशन देखोगे, उसकी संरचना देखोगे, तो उसमें पाओगे कि प्रधानमंत्री भी है, कुछ केंद्रीय मंत्री भी है और राज्यों के मुख्यमंत्री भी है, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स वो भी है। तो साथ मिलके हो गया। इससे क्या होगा? मिलजुल के काम होगा, कोऑपरेशन होगा, ठीक है। और जब कोऑपरेशन के साथ काम किया जाएगा तो संघीय ढांचा और बेहतर होगा। एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ मिलके काम करेंगे। गेटिंग दिस पॉइंट? सो दिस इज़ व्हाट इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ फेडरल कैरेक्टर, ठीक है। अगला, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ। डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयर इन। पंचायतें देखी है आप लोगों ने? देखी है? पक्का? ग्राम सभा काम कर रही है अच्छे से? नहीं। अब नो सर, क्यों नहीं कर रही बेटा? वही चीज़, फेडरल स्ट्रक्चर में तो हमने देख लिया कि सेंटर और स्टेट के बीच कोऑपरेशन करना है, बट स्टेट और लोकल लेवल के बीच भी तो चैलेंजेस होंगे, क्योंकि हमने 3rd टियर भी बना दिया ना, 3rd लेवल भी बना दिया। तो उस 3rd लेवल को किस तरीके से डील करना है, उसको किस तरीके से पावर देनी है, और उस 3rd गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करवाना है, उसे पावर्स देनी है, तो फाइनेंसेस भी देने होंगे। और अगर उसे फाइनेंसेस दे दिए जाए, ठीक है, तो स्टेट के फाइनेंसेस का क्या होगा, ठीक है, ये चीज़। तो ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में आएगी, राइट। कल के न्यूज़पेपर में शायद से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एडिटोरियल पेज के बगल में एक पेज था जिसमें WTO वाली न्यूज़ थी, चैलेंजेस रिलेटेड विथ, और नीचे एक डेटा पॉइंट करके कॉलम था, ठीक है। उस डेटा पॉइंट में कल के न्यूज़ आर्टिकल में साफ लिखा था कि जो स्टेट्स है उनका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? सेंट्रल ग्रांट, जो केंद्र से उन्हें अनुदान मिलता है, वो उनका सबसे बड़ा आय का स्रोत है, ठीक है। और अभी आप क्या कह रहे हो कि आपको फाइनेंसेस ट्रांसफ़र करने हैं कहाँ पे? लोकल लेवल पे। उन्हें खुद सेंटर से मिल रहा है और आप कह रहे हो उन्हें लोकल लेवल पे भी दे दो, तो देना पसंद करेंगे क्या स्टेट्स? वही सारे चैलेंजेस हमें यहाँ देखने होंगे,
दोनों में अंतर ये है कि बेटा जब राज्य की सरकार की बात होगी, राज्य की बात होगी, सिर्फ और सिर्फ राज्य की बात होगी, तो वहाँ पे राज्य सरकार काम करेगी। जैसे आपका स्टेट है, ठीक है, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करानी है, ठीक है, वो सब किसका दायित्व है? राज्य सरकार का। बट कुछ चीज़ें होगी जो पूरे भारत में एक तरह से लागू की जानी चाहिए, वो अधिकार कौन से होंगे, किसके पास होंगे? केंद्र सरकार के पास। तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जी कार्य करेंगे और राज्य के लिए मुख्यमंत्री काम करेंगे। अलग अलग है बेटा, दोनों बहुत अलग अलग है, ठीक है। जैसे हमने तुम्हें कार्य दिया कि तुम्हें डेली डायरी मेंटेन करनी है, ठीक है, ये तुम्हारा कार्य हो गया। अब उस कार्य को तुम कितनी क्षमता से निभा रहे हो, ठीक है, ताकि अगले दिन जब तुमसे सवाल पूछे जाए तो तुम उसका जवाब दे सको, ये हो गया तुम्हारा उत्तरदायित्व। कार्य कोई उच्च क्षमता वाला अधिकारी या उच्च प्राधिकरण प्रदान करता है, बट उत्तरदायित्व कहाँ से आएगा? विदिन पढ़ना है नहीं पढ़ना है, कर रहा है नहीं कर रहा है, ये उत्तरदायित्व हुआ। देखो आसान शब्दों में समझाऊं, आपके संविधान ने शासन करने का या गवर्नमेंट चलाने का अधिकार किसको दे रखा है? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये संविधान ने क्या किया है? फंक्शंस प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। अब ये फंक्शंस को प्रॉपरली निभा रहे हैं या नहीं, ठीक है, उस कार्यों को किया जा रहा है या नहीं, ये चीज़ कैसे चेक होगी? ये चीज़ उत्तरदायित्व से आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आएगी, ठीक है। तो इसीलिए कौन कौन से उनके कार्य है और उस कार्य का कौन कौन सा उत्तरदायित्व होगा, कौन करेगा, किस तरीके से करेगा। अगर मैं क्लास में बोल दूँ, एक सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं क्लास में बोल दूँ कि क्लास को कल एक टॉपिक प्रिपेयर करके आना है, बात ख़त्म, ठीक है। आप सोचोगे ये कर लेगी, ये सोचेगी ये कर लेगी, कार्य हो पाएगा या नहीं? तो कार्यों के साथ साथ क्या होना चाहिए? उत्तरदायित्व भी आना चाहिए कि ये काम ये बच्चा करेगा। तो दोनों अलग चीज़ है, ठीक है। बहुत सारी डिटेल में और भी बातें हैं, बट आसान शब्दों में ये चीज़। हाँ, होना तो चाहिए, बट कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है कि स्टेट के पास टैक्स सोर्स नहीं आ रहा है, सेंटर के पास ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। जब डिटेल में पढ़ाऊँगा, पॉलिटी अगर मैं पढ़ाता हूँ तो तब बताऊँगा कि क्यों स्टेट्स के पास पैसा नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 246, 256 ये बताएगा कि पैसा क्यों नहीं है स्टेट्स के पास। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, ठीक है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो 50-50 जा रहा है, उसमें कुछ स्टेट्स बेनिफिशियल स्टेट हो गए हैं, कुछ स्टेट्स जो कंज्यूमर स्टेट्स है वो बेनिफिट है, जो प्रोड्यूसर स्टेट्स है दे आर नॉट गेटिंग बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। सो उसमें भी बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज़ है। जब डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि क्यों स्टेट्स आज भी सेंटर पे डिपेंडेंट है फॉर देयर रेवेन्यूज़, ठीक है। अगला पॉइंट, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। कल हमने जिक्र किया था देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट। व्हाट आर दीज 3 ऑर्गन्स? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। सो देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर। तीनों के काम अलग अलग है। अगर तीनों के काम अलग अलग कर दिए जाए तो किसी तरह का चेक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? अगर मैं सेपरेट ही कर दूं, दैट एग्जीक्यूटिव विल डू इट्स ओन वर्क,
legislature will do its own work, judiciary will do its own work, and no one will interfere in each other. सब अपने अपने मर्जी के राजा हो जाएंगे तीनों के तीनों. तो सेपरेशन ऑफ पावर तो है इंडिया में, बट इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज चेक एंड बैलेंस. ठीक है, तो वही चीज़ देखो, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट्स. अगर डिस्प्यूट होता है बिटवीन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, हाउ दैट विल बी रिजॉल्व. ठीक है, ईदर जुडिशरी विल डू और समवन एल्स विल डू. इफ देर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, व्हाट विल बी द मैकेनिज्म टू रिजॉल्व दैट. ठीक है, अगर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में किसी तरह का टकराव होता है तो उसे सुलझाया कैसे जाएगा. न्यायपालिका यदि किसी तरह का गलत निर्णय सुनाती है तो उसे कैसे ठीक किया जाएगा. ठीक है, तो क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर तो है, शक्ति का पृथक्करण तो है, ठीक है, किंतु साथ ही साथ संतुलन भी है. ठीक है, कि कोई भी शक्तिशाली ना हो पाए. जो गवर्नमेंट है वो यहाँ है बेटा. हाँ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारा एग्जीक्यूटिव है. ठीक है, लेजिस्लेचर में आपका लोकसभा, राज्यसभा, जुडिशरी में आपका सुप्रीम कोर्ट. ये केंद्र की बात कर रहा हूँ. जब राज्य में आ जाएंगे तो प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर की जगह चीफ मिनिस्टर, स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. लेजिस्लेचर में विधानसभा, विधान परिषद, जुडिशरी में हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट भी. ठीक है, तो ये तीन ऑर्गन्स है. सो सेपरेशन ऑफ पावर, पॉइंट क्लियर. नेक्स्ट, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, सॉरी एक टॉपिक छूट गया, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज़. अब ये एक टॉपिक ऐसा है बेटा जिसे नॉर्मली जो टीचर्स है वो अवॉइड कर रहे हैं, और अवॉइड करने के पीछे वजह भी थी कि यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था यहाँ से. ठीक है, बट पिछले 2-3 सालों में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए. ठीक है, सो नॉट ओनली दिस Indian constitution, you have to also study from a comparative perspective. Comparative perspective in the sense, what is the difference between the powers of Indian president to that of US president. ठीक है, like last to last year there was a question, how the president of India and France gets elected, what are the dissimilarities between these two. इंडिया में प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है और फ्रांस में प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है. ठीक है, तो अब यूपीएससी का इंटरेस्ट इस टॉपिक पे आ गया है, तो अब यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं. राइट, नेक्स्ट इज पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. अब यहाँ पे आ गए हम लेजिस्लेचर में. राइट, जो यूनियन की लेजिस्लेचर है उसे पार्लियामेंट कहते हैं. ठीक है, और जो स्टेट की लेजिस्लेचर है उसे राज्य विधायिका कहते हैं, उसे एक स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है. ठीक है, अब उसमें क्या पढ़ना है हमें, स्ट्रक्चर, लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर क्या है, देन फंक्शनिंग क्या है, किस तरीके से वो काम करेगी. ठीक है, क्या क्या काम करेगी, किस तरीके से काम करेगी, कंडक्ट ऑफ बिजनेस. ठीक है, देन पावर्स एंड प्रिविलेजेस, कौन कौन से उनकी अधिकार होंगे, कौन कौन सी शक्तियाँ होगी, कौन कौन से विशेष अधिकार होंगे, प्रिविलेजेस. ठीक है, फिर इश्यूज़, लेजिस्लेचर में भी तो कुछ इश्यूज़ होंगे ना. राइट, सो वो सारी चीज़ें. नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के जितने भी स्ट्रक्चर है उन सभी के फंक्शंस. ठीक है, साथ ही मिनिस्ट्रीज़, डिपार्टमेंट्स. ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशन एंड देयर रोल इन द पॉलिटिक्स. ठीक है, अब याद करो लॉकडाउन से पहले जब CAA आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम,
लोग धरने पे बैठ गए थे, ठीक है, बट कुछ हुआ क्या? वो करने की कोशिश क्या कर रहे थे? सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो क्या थे? प्रेशर ग्रुप। उसी प्रकार पिछले साल ही, ठीक है, किसान लोग धरने पे बैठे थे दिल्ली पंजाब बॉर्डर पे, ठीक है, नतीजा क्या हुआ? जो फार्म लॉस थे वो सरकार ने वापस ले लिए, वो भी तो दबाव समूह है ना। सो ये सारे जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, ये काम कैसे करती है, मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स किस तरीके से काम करते हैं, उन पे किस तरह के दबाव होते हैं, ठीक है, किस तरह के दबाव होते हैं और उन दबावों को किस तरीके से डील किया जाता है। कई बार हम मान लेते हैं, कई बार हम नहीं मानते, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमने देखी। नेक्स्ट, सैलिएंट फीचर्स ऑफ फॉर्मल और इनफॉर्मल। देखो सिंपल सी चीज़ है, फॉर्मल मीन्स विच आर रूल अबाइडेड, जो फॉर्मली बना है उसका एक चार्टर है, कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग वो बना है, ठीक है, वो होगा फॉर्मल। और मान लो आप ही लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया कि हम 10 लोग मिलके ये काम करेंगे, ठीक है, वो क्या हो गया? इनफॉर्मल हो गया, ठीक है, क्योंकि आपने किसी तरह का रिटर्न एग्रीमेंट साइन नहीं किया, ठीक है, आप अनौपचारिक रूप से एक साथ आ गए हैं, तो वो हो गया इनफॉर्मल। और जब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ विथ लीगल डॉक्यूमेंट जब आप अपना एक ग्रुप बनाएंगे तो वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा, ठीक है, ये चीज़। नेक्स्ट, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है बेटा। क्यों? क्योंकि इस देश में जितने भी चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति से लेके तो सरपंच का, पार्षद का, वो इसी आरपीए के अंडर होते हैं, ठीक है। कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता, कैसे चुनाव होंगे, किस तरीके से होगा, कब वो अयोग्य होगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी।